अरे हाँ रे, अभी साइलेंट हो जा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, उसमें वॉइस नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आएगा जिससे रोज आता है, ठीक है। तो अपना न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर खत्म हो गया था। अभी जो हम चालू करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूक्लियर में जो थोड़ी बहुत बातें बची थी, जो क्वेश्चंस को हमको डिस्कस करना था, वो हम लोग कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपने 2 चैप्टर बाकी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला और एक कौन सा, सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर छोटा ही है, 5-6 क्लास का चैप्टर है, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो, अदरवाइज नॉर्मली फटाफट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और वही लास्ट चैप्टर है अपना, ठीक है। तो अभी हम चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर। तो देखो क्या है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो पहले मैंने आपको जब ऑप्टिक्स चालू किया था तो ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था, आपके पास लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। हाँ जी बोलिए। हाँ, उस वाली फिजिक्स में जब करंट खत्म हो जाएगा उसके बाद में पढ़ाऊंगा। करंट नहीं, एक्चुअल में इसमें मैग्नेट का भी पार्ट आता, तो मैग्नेट वाला पार्ट के बाद में मैं पढ़ाने वाला था ये, लेकिन अभी उसके अंदर मैग्नेट वाला पार्ट खत्म होने में टाइम लगेगा। अभी क्या चल रहा है आपका उसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट चालू हो गया ना। हाँ, तो बस तो वो उतना ही चाहिए था। आपने म्यू नॉट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा उसमें। हाँ, तो मैं भी मैं थोड़ा सा उसमें बता दूंगा। करंट वाला पार्ट खत्म होने के बाद में, करंट वाला जो पार्ट खत्म हो गया ना, करंट वाला पार्ट सेमीकंडक्टर में भी काम में आता है। तो पहले मैं सोच रहा था सेमीकंडक्टर पढ़ा दूं, फिर ये इसको स्टार्ट कर दिया। ये इसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेट का भी यूज होने वाला है, तो आप देख लेना, मतलब मैं बता दूंगा जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने ऑप्टिक्स में ही पहले बताया था आपको, स्टार्टिंग में एक पूरा स्पेक्ट्रम समझाया था कि उसमें गामा रे से लेके अपना रेडियो वेव्स तक सारे होते हैं। तो रेडियो, माइक्रो और वो पूरा पैटर्न बताया था। उसके अंदर वो जो सारा सब कुछ पैटर्न था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो जो सारा पैटर्न में बताया, जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, ये सारे हैं। इनके क्या एप्लीकेशन है, यूज क्या है, इनके प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे हैं। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। थोड़ा सा पोलराइजेशन में भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो भी आपने थोड़ा बहुत सुना है वो सारी बातें इसके अंदर करेंगे। गॉट इट। चलिए, अब इसमें कंटेंट क्या क्या है पहले उस पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर है। देखो, लाइट जो है वो होता है वेव, ऐसा हाइगेन ने बोला था। फिर हमने बाद में जाके पता चला कि इसकी तो लाइट की तो 2 थ्योरीज है, ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में ये पढ़ा। लाइट तो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकता है और पार्टिकल की फॉर्म में भी, पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं। तो जब लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है तो जो वेव वाली थ्योरी है वो 2 लोगों ने दी, एक तो हाइगेन ने और एक किसने दी, एक मैक्सवेल ने। जो अब पढ़ेंगे, जो पहले वो पढ़ चुके वो कौन सी थी, हाइगेन का थ्योरी। तो हाइगेन्स वेव थ्योरी हमने पढ़ लिया, उससे इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन पढ़ा, पर पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट था वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन होता, हाइगेन वाली थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता उसका। तो ये वाली पढ़ने वाले हैं अब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो थ्योरी वो मैक्सवेल ने दी थी। तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे मतलब पता चला, उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र है इसमें। क्या क्या है इसमें, देखो एक तो है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, एक टॉपिक तो ये है जो कि नया टॉपिक है, जो पहले आपने अभी तक नहीं पढ़ा। आपने जो करंट पढ़ा है, एक कंडक्शन करंट पढ़ा है, जो वायर में करंट फ्लो होता है ना, उसको करंट ही बोलते हैं इन जनरल, लेकिन वो उसका जो एक्चुअल टर्म है वो है क्या है, कंडक्शन करंट। एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट है एक टॉपिक। तो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से हम क्या करते हैं,
एक इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है कि अभी आपने नहीं पढ़ा ना, मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ मैं बता दूंगा थोड़ा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसको मॉडिफाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से। तो इसमें है मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसको मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इस पे भी सवाल आता है, इस पे भी आता है। इसके बाद में कुछ मैक्सवेल की इक्वेशन है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी सारी कहानी है उसको समेट के 4 इक्वेशन में बताया था इसने। उन 4 इक्वेशन के आसपास ही घूमता पूरा इलेक्ट्रिक वाला पार्ट और मैग्नेटिक वाला पार्ट। इलेक्ट्रिक वाले पार्ट और मैग्नेटिक वाले पार्ट को कंबाइंडली बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसने 4 इक्वेशंस में समेट के रख दिया था। तो उसको वो जो 4 इक्वेशन है वो मैक्सवेल इक्वेशन है। तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, और उसके बाद में जो चैप्टर का नाम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो कहाँ से आते हैं, कैसे हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, एप्लीकेशंस ऑफ EMW, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का कंटेंट क्लियर है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात नहीं है, समझने वाली जो चीज़ें हैं वो ये है। उसके बाद तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन में तो चीज़ें याद रखनी है, जैसे गामा रेज किस में काम में आती हैं, टीवी के रिमोट में कौन सी वेव्स यूज होती है, टीवी के सिग्नल्स में कौन सी वेव्स यूज होती है, रेडियो सिग्नल्स में कौन सी वेव्स यूज होती है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के हमारी बॉडी से जो रेज निकलते हैं इंफ्रारेड, तो वो इंफ्रारेड कैटेगरी में चले जाते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप की वेव्स के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो वो जैसे ओवन में यूज होता है ना माइक्रोवेव ओवन में, तो अलग अलग एप्लीकेशन है। मेन कंटेंट ये चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तो कंटेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट से चालू करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले भी कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपने करंट से रिलेटेड या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इस चैप्टर में काम में आएगी। तो भले वो आपको आती है या नहीं आती, वो मैं थोड़ा सा समरी फॉर्म में बता के फिर चालू करूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट। गॉट इट। चलिए, तो पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपके इसके बारे में। देखो क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या EMT बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये पूरा जो फर्स्ट बुक है आपका 12th वाला, तो इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रोस्टेट आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, वो आ जाता है। और उसके बाद में मैग्नेट से रिलेटेड, तो मैग्नेट के आपके 3 चैप्टर है। और ये जो पूरा थ्योरी है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब चालू होता है तो यहाँ से चालू होता है कि चार्ज से रिलेटेड बातें होती हैं इसमें सारी। किससे रिलेटेड? चार्ज से रिलेटेड। तो आपने चार्ज के बारे में तो खैर पढ़ा ही है, लेकिन कुछ बातें मैं जो यहाँ बता रहा हूँ जो काम की है। देखो, आपके पास में कोई चार्ज है तो चार्ज 3 तरीके से हो सकता है। या तो चार्ज है रेस्ट पे, या फिर चार्ज हो सकता है मूविंग चार्ज। बट मूविंग चार्ज 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी स्पीड नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड में डायरेक्शन चेंज भी नहीं होती कई बार। तो मूविंग चार्ज है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मान लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं, स्पीड नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूविंग चार्ज है, और एक जो है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है तो वो कैसा रहेगा? एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेटेड चार्ज एक ये भी है। एक्सेलरेटेड चार्ज होने का मतलब कैसा हो गया? है तो मूविंग ही। तो मूविंग की 2 कंडीशन हो गए, ऐसे समझ लो, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज। इज दैट क्लियर? ओके। अगर कोई चार्ज है वो रेस्ट पे है,
तो अपने वो चारों तरफ ओनली जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। वो रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज जिसको बोलते हैं कि रेस्ट पे चार्ज, वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से जो चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा, चलेगा। मूविंग चार्ज, और अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, मतलब ये जा रहा है कोई वेलोसिटी, इसका जो भी है वो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये अपने चारों तरफ जो चार्ज, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके चारों तरफ दोनों टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो ये रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ये दोनों रहता है, चलेगा। बट अगर एक चार्ज है वो एक्सेलरेटेड है, मतलब लगातार उसका या तो स्पीड बदल रही है या फिर डायरेक्शन बदल रहा है या दोनों बदल रहे हैं, मतलब उसका वेलोसिटी बदलना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। और वेलोसिटी दो तरीके से बदल सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो या तो मैग्नीट्यूड बदले, मतलब या तो ओनली स्पीड बदले, या डायरेक्शन बदले ओनली, या फिर दोनों बदल जाए। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ बदल जाए या दोनों बदल जाए, मतलब चार्ज की वेलोसिटी बदल गई अगर, तो वो कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ये है एक्सेलरेटेड, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है, तीनों प्रोड्यूस करता है। और हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। क्लियर? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने हैं तो हम क्या करेंगे? चार्ज को एक्सेलरेट करवाएंगे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को बार बार की कोई ट्यूब ले लिया और उसमें इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे भेज रहे हैं, तो जब ऐसे ऐसे भेजेंगे तो उससे एनर्जी निकलेगी और एक्सेलरेटेड चार्ज हो जाएगा। और एक्सेलरेटेड चार्ज से जब एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकलती है। इसी को हम लोग उस पार्टिकल थ्योरी में बोल देते हैं कि फोटोन की फॉर्म में निकलती है। क्लियर? तो ये इस तरीके का कंसेप्ट है कि चार्ज रेस्ट पे तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं रहेंगे। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा ये ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं करता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस नहीं करता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस नहीं करता, ये है। तो ये तीनों प्रोड्यूस करता है और अपने काम की चीज़ जो है वो ये है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं। अब वेलोसिटी चेंज करके जैसे भी हम लोग करेंगे वो आगे की बात है, पर फिलहाल ये समझ में आए एक चीज़। डन? ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो पहले। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये इंटरेक्शन वैसे रहेगा, ये खाली ये से समझ लो कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाकी जैसे चलता है ना वैसे चलेगा। तो किसी को डाउट रहे तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि कैमरा लगा हुआ तो डाउट नहीं पूछेंगे, बस बात नहीं करनी है ना? हाँ तो ये डन। एक बार यहाँ तक कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, फिर वो कॉपी कर लो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहा है? हाँ ये अपलोड होगा अगर सही, मतलब आप लोग चुप बैठेंगे तो।
डन। हो गया, चलिए यहाँ पे ये और लिख लेना, ये v इज 0। अरे हो गया, चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं क्या? ऐसा देखो, सपोज आपके पास में एक इक्वेशन दे रखा है पोजीशन और टाइम का। इफ पोजीशन एंड टाइम आर रिलेटेड, ऐसा है x इक्वल टू, सपोज आपके पास लिखा हुआ है 3t², ये ठीक है। इसमें ये पूछा गया है एक चार्ज है, ये जो पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन है ये किसके लिए? एक चार्ज के लिए। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन और टाइम का जो डिपेंडेंस है वो इस तरीके से, ये किसके लिए है? फॉर ए चार्ज पार्टिकल, फॉर ए चार्ज पार्टिकल। अब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अगर ये दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि ये जो है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों करेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों करेगा, क्या क्या करेगा? तो इसके लिए कैसे चेक करोगे आप? इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकाल के देख लीजिए। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट आ रहा है या एक्सेलरेशन 0 आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सेलरेटेड है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? वेलोसिटी देखो dx/dt, तो आपको क्या मिला? 6t। ये मिला क्या? वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया क्या? मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब ये एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज है।
वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, और ये टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेटेड हो गया ये, और एक्सेलरेटेड हो गया इसका मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज है ये, और एक्सेलरेटेड चार्ज है तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों प्रोड्यूस करेगा। चलेगा? तो ऐसे हम लोग किसी चार्ज के बारे में चेक कर सकते हैं कि वो क्या क्या प्रोड्यूस करने वाला है। गॉट इट? चलिए, मैं कैमरे से बाहर आ गया क्या? कॉपी कर लिया क्या? एक बार कॉपी कर लो। डन? लिखो, फटाफट लिखो। तो ऐसे आपके पास में x दिया हुआ रहे या वेलोसिटी दिया हुआ रहे, तो वहाँ से आप ये पता कर लो अगर कि वो वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं या एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो वो मोशन वाला जो पूरा एप्लीकेशन लगा के हम कर सकते हैं। कर सकते हो ना? ओके, चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। अच्छा, पेन वेन नहीं उठाना, एक बार पहले इसे बताना है कि क्या है इसमें। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन लिया हमने, उसमें ले रखा है x इक्वल टू 3t, दूसरा जो लिया, ये जो लिया है ये v इक्वल टू 4, थर्ड लिया वो है x इक्वल टू 6, और एक और ले ले क्या, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फोर्थ, वेलोसिटी इक्वल्स टू 6t², ऐसा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो फर्स्ट वाला है इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी 3 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। करेक्ट है ना? इसके लिए बताइए, सेकंड के लिए वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी दे रखा है, तो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है, ये देखो वैसे तो मैंने मैग्नीट्यूड ही लिख रखा है, लेकिन मैं इसको वेलोसिटी लिख देता हूँ एक बार के लिए। ये लो, वेलोसिटी वेक्टर है, ये कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? चल तो रहा है, और चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आएंगे। करेक्ट? x इक्वल टू 6, ये क्या रहेगा? वेलोसिटी कितना है इसका? अरे वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट पे, और रेस्ट पे तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरे आएंगे क्या? नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए v इक्वल टू 60, इसमें क्या क्या आएगा? अरे तीनों आएंगे क्या? क्योंकि इसमें ये है जो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो गया, तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम,
तो एक्सेलरेटेड हो गया ये, और एक्सेलरेटेड हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ गया। तो यहाँ से देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी किसी भी टाइप का इक्वेशन दे दे, अगर मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना जानता हूँ तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। करेक्ट? चलिए एक बार छाप लो इसको। कॉपी कर ले बेटा। एक्सेलरेटेड का मतलब रिटार्डेशन का कंसेप्ट भी उसी में आ गया। वो बस एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है, स्पीड डिक्रीज हो भले इंक्रीज हो, वेलोसिटी बदल गई अगर, भले वो इंक्रीजिंग मोड में हो या डिक्रीजिंग मोड में, वो एक्सेलरेटेड वाली कंडीशन में चला जाएगा। क्या गुणाल हो गया? चलिए भैया बड़े आगे, अरे आगे चले क्या? ओके तो सुनिए आगे बढ़िए। अब देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बाद में ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो मतलब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उससे जो चीज़ें आती है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। अब थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। अच्छा आपको फ्लक्स के बारे में पता है क्या? पता है ना आपको? और आपने लाइन इंटीग्रेशन पढ़ा है? लाइन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा? पक्का? अच्छा ये इक्वेशन पढ़ा है क्या? डी आर या डी एल लिखा है क्या आपने? डी एल लिखा है, डी आर लिखा है? अरे क्या लिखा आपने? डी आर लिखा है कि डी एल? डी आर लिखा ना, ठीक है। ये इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं है बताओ? ये किसके इक्वल होता है? हाँ फ्लक्स के? हाँ अरे पढ़ा होगा, याद करो। ये तो पढ़ा है ना। ये क्या होता है? अरे वाकई मेरे, ये क्या होता है? ये फ्लक्स होता है ना। अरे तो फिर मर क्यों रहे, बोलो ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना। अरे तुमको लगता है कि तुम लोग सही जवाब दे दोगे, तुम लोगों को कहीं पकड़ के ले जाएंगे, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को आ रहा है तो सही से बताओ। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इसको आप क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने ऐसा नहीं लिखा होगा तो फाई लिख दिया होगा, इसको लिखा है ना। ये पढ़ा है डेल्टा वी, अरे पढ़ा ना। ऐसे पढ़ा होगा अगर ई डॉट डी आर, ये एक जगह से R1 से R2 तक, तो ये V2 माइनस V1 पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा ना। या इसको डेल्टा वी लिख देते हो आप। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रेशन। तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, वैसे तो ये आपको आती है लेकिन आप बताना नहीं चाहते कि आपको आती है, आप ज्ञान को छुपा के रखना चाह रहे हो। मैं समझ गया आपकी बात, तो मैं बता देता हूँ। देखो एक चीज़ है जिसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन ये मैथमेटिक्स के टर्म्स है, इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है इसका। सरफेस इंटीग्रेशन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी मान लो ए वेक्टर, अगर मैं इसका एरिया वाइज इंटीग्रेशन करूं। एरिया वाइज इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि जैसे सपोज ये कोई सरफेस है, ये ऐसा है, एक पाइप है पानी का, और इस पानी के पाइप के सामने ये इसका एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस होगा, ये एग्जिट है ये, तो यहाँ से इस एरिया से क्या होगा, ये पानी बाहर जाएगा।
ये पानी मान लो बाहर जा रहा है ऐसे, और इस पानी से जो क्वांटिटी आ रही है वो कोई ना कोई फील्ड है, मान लो फोर्स का फील्ड हो सकता है, वेलोसिटी का फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, पानी आ सकता है। तो कोई ना कोई फील्ड है, उस फील्ड को मैं नाम दे दूं मान लो ए वेक्टर। क्या नाम दे रहा हूं? ए वेक्टर। अब अगर मुझे ये जानना हो कि ये जो ए वेक्टर है, जैसे मान लो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से कितना पास हो रहा है, अब इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने अमाउंट में पास हो रहा है। जैसे पानी की बात करूँ तो अगर मैं पानी का वाटर फील्ड ले लूँ तो वाटर फील्ड के हिसाब से कितना पानी इसमें से बाहर आ रहा है। अगर मुझे इस अमाउंट को चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फील्ड का इस एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि इसमें से एक छोटा सा एरिया ले लो, बहुत छोटा सा, उस छोटे से एरिया को हम लिख देते हैं मान लो डी ए, कैपिटल डी ए भी लिख सकते हैं या स्मॉल डी ए भी लिख सकते हैं। इस छोटे से एरिया को ऐसे लिख लिया, इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एरिया एलिमेंट। तो इस छोटे से एलिमेंट से कोई प्रॉपर्टी, कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी कितना इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो है वेक्टर, जो भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये इस एरिया से कितना पास हो रहा है, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, इस एरिया को इस जो छोटा सा एलिमेंट है उसके साथ में हम क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि जैसे पानी की सेंस में बताऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस छोटे से एरिया से कितना पानी पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में बताऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस छोटे से एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। तो इस छोटे से एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पानी जा रहा है, तो वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, जहां से एरिया के लिए बात करें तो जहां से लेके वहां तक, तो एरिया वाइज अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस का मतलब हो गया एरिया पे इंटीग्रेशन हो रहा है। यहां पे जो आ रहा है वो कौन सी क्वांटिटी है, एरिया। इज दैट क्लियर? तो ये उस अमाउंट को बताता है जो यहां से पास होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में अगर मैं बात करूं, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो एरिया है वो आपके पास में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ई डॉट डी ए। ये बात चलेगी क्या? अरे करेक्ट है। और ये जब आएगा तो इसको हम बोल देते हैं फ्लक्स। क्या बोल देते हैं? मतलब कितनी फील्ड लाइंस पास होगी उसकी इंफॉर्मेशन देता है, और उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सिस्टमेटिक डेफिनेशन बना के उसको क्या बोल देते हैं, फ्लक्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, ये ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक को बी से लिख देते हैं, तो ये हो जाता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दो फ्लक्स हो गए, जब तक एक ही फ्लक्स चल रहा था तो हम फाई से लिख देते थे, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फाई ई लिख देंगे यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पे लिख देंगे बी, या कुछ जगह पे एम भी लिखा हुआ था, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और बी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको एरियल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। एरियल इंटीग्रेशन मतलब एरिया के ऊपर, तो सरफेस इंटीग्रेशन मतलब वो भी एरिया के ऊपर ही होता है। तो ये ऐसे सरफेस इंटीग्रेशन से अपने को एक इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आप तो अपने लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ के आए हो अभी, या आगे चल के आप मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी पढ़ोगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। एज इट इज वैसे ही कंसेप्ट काम करता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम करता है, पर थोड़ा थोड़ा अलग होता रहता है। अच्छा, अगर मान लो कि एक ऐसा है, एक सरफेस दे दिया मैंने ऐसे, ये सरफेस ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस का मतलब, ओपन सरफेस का मतलब हो गया जैसे ऐसा है, ये सरफेस रख दिया, इधर से फील्ड लाइंस आ रहे हैं और इसमें से कितनी फील्ड लाइंस गुजर जाएगी, उनके जो नंबर्स है उसी की इंफॉर्मेशन देगा ये, ठीक है। पर अगर ये पूरा जो सरफेस है ये क्लोज्ड हो, मान लो कि मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया ऐसे, अब मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से या कैसे भी है,
कोई क्लोज सरफेस से कितने फील्ड लाइंस गुजरते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, करना तो इंटीग्रेशन ही है, तो इंटीग्रेशन करना है, पर उसके लिए क्लोज सरफेस के लिए करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये ओपन सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए कैसा होता है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम लोग, एक सर्कल बना देते हैं, ये ऐसा सर्कल बना, इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस के साथ क्लोज्ड है। जैसे ये रूम हो गया, तो रूम के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो ऐसे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, चलेगा। तो आपने क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या, अरे पढ़ा है कि नहीं, क्या पढ़ा आपने, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है कि नहीं, यार तुम मर जाते हो। गॉस लॉ पढ़ा ना, यही तो है ना गॉस लॉ, तो ये गॉस लॉ है, इसी को मैक्सवेल ने फर्स्ट इक्वेशन बोला है, मतलब मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ। बस जब आप मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप क्लोज सरफेस के लिए निकालोगे ना मैग्नेटिक फील्ड का टोटल फ्लक्स, तो ये जीरो आता है। आई बात समझ, ये सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन है मैक्सवेल का, तो ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, आगे बात समझ, अरे कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये सरफेस इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैक्सवेल ने इसी को उठा के एक इक्वेशन बोल दिया, इसको उठा के सेकंड इक्वेशन बोल दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अरे चलेगा पक्का, ओके। ये तो हो गई बात सरफेस इंटीग्रेशन की। एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रेशन। तो उस लाइन इंटीग्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। अब मैंने ये कुछ नया नहीं बताया है, अगर आप ये पूरी बुक पढ़ चुके होते तो मैं इसको डिस्क्राइब भी नहीं करता, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि मैं ये मान के चलता कि आपको आता है। पर अगर आपको आता है या नहीं भी आता है, आप लोग ये समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन लाइन पे होगा, लाइन मतलब लेंथ पे, उसमें एरिया पे हो रहा था, सरफेस पे हो रहा था, तो उसको एरिया लिया, सरफेस इंटीग्रेशन बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन। क्लियर है। लाइन इंटीग्रेशन कैसे, जैसे कोई भी फील्ड वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, ऐसा है, सपोज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई पानी का फ्लो है, ऐसे समझ लो, कोई भी पानी का फ्लो या इलेक्ट्रिक फ्लो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ से पानी बह रहा है और मैं इस पानी के अंदर चलना चाह रहा हूँ, तो मैं जब पानी के अंदर चलूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। उस एफर्ट को ही हम लोग अलग अलग जगह पे पोटेंशियल के टर्म में बात करते हैं। जैसे सुनना ध्यान से, मान लो मैं यहाँ से यहाँ आना चाह रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, अब ये जो भी फील्ड है, इस फील्ड को एक बार के लिए मैं ए वेक्टर बोल दूँ। अब ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से ई वेक्टर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे बी वेक्टर हो जाएगा। अरे बच्चे प्लीज इधर देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टाइम पे क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे बी वेक्टर हो जाएगा। अभी मैं पानी के हिसाब से बोल दूं तो ये मान लो पानी का फ्लो है, तो पानी का फोर्स वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है। क्लियर। अब मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से, और मैं आ गया बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से स्टार्ट होकर कहाँ पे आ गया, मैं बी पॉइंट पे। तो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट होकर अगर बी पॉइंट पे आया तो मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ी, मैं इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो इस पूरी लाइन पे, मतलब इस पाथ पे चलते हुए मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ा, उस एफर्ट का मेजरमेंट हम लोग करते हैं लाइन इंटीग्रेशन से। किससे करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो एफर्ट लगाना पड़ता है दो पॉइंट के बीच में चलने में, जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसी को आप पोटेंशियल बोलते हैं, आपको याद हो तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस एफर्ट से ही कनेक्टेड है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी से या पोटेंशियल से। तो इस बात को समझना थोड़ा सा। जैसे ए से मैं बी पे आया, तो मैं अगर कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, उस एफर्ट की बात करूँ तो मैं एक काम करता हूँ कि इस पूरे पे बात ना करके मैं छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूँ, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया यहाँ से यहाँ तक, ये इतना सा। इस लेंथ को मैं बोल दूँ मान लो डी आर, या डी एल भी बोल सकता हूँ, डी एक्स बोल सकता हूँ 1D में होगा तो। ठीक है, ये डी आर है, इस पे इसका इफेक्ट कितना आ रहा है, ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर के प्रेजेंस में इतना चलने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसका जो एसेंस है वो ऐसे आता है।
ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। उस डी आर मतलब छोटी सी लेंथ, आर वेक्टर लिखता तो पूरी लेंथ आ जाती, डी आर वेक्टर मतलब छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ, स्मॉल एलिमेंट, इसको लाइन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे चलने में मुझे इस टाइप का एफर्ट लगाना पड़ा, और ये जो है इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका टोटल निकाल लूँ तो ये तो इस छोटे से के लिए हो गया। अगर मान लो मैं ए से बी तक जाना चाहता हूँ तो ए से बी तक ऐसे हो जाएगा, ए से बी तक, सॉरी ऐसे चलेगा। ये है लाइन इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। एक लाइन के ऊपर, लेंथ के ऊपर, यहाँ पे लेंथ आ रही है, डीएल भी लिख सकता हूँ, डीआर भी लिख सकता हूँ, चलेगा। इस वाले में यहाँ पे क्या आ रहा था, सरफेस। ये क्या था अपने पास में, सरफेस इंटीग्रेशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था तो इसको हमने फ्लक्स बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में आया था तब भी फ्लक्स बोल दिया, इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इधर मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, चलेगा, ओके। अच्छा, ये क्या है अपने पास, लाइन इंटीग्रेशन। अगर ये लाइन इंटीग्रेशन मान लो कि मैं एक क्लोज पाथ में चल रहा हूं, कि मान लो ए यहाँ पे होता और ये ऐसे घूम फिर के मैं यहाँ पे आ जाता, ऐसे ऐसे, तो ये लाइन इंटीग्रेशन किस में आ जाता, क्लोज पाथ में, समझे। अच्छा, आप जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में बात करते हो, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वेक्टर अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका ये जो फॉर्मूला है लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और यहाँ से ए से मान लो बी तक चलने में ये जो चीज़ आती है इसी को आप क्या बोलते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है कि नहीं। अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल को इन्फिनिट मान लो तो वो दूसरी जगह पे वो पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के उसको ओनली पोटेंशियल बोल देते हैं। जब इन्फिनिट से हम चार्ज को लेके आते हैं ना उठा के, तो उसके सेंस में आ जाता फिर ये, तो वो पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आप एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो आपको जो टोटल एफर्ट लगाना पड़ता है वो तो है होती है एनर्जी, और टोटल एफर्ट पर यूनिट चार्ज जितना लगाना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक्चुअल में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे, पोटेंशियल को अगर वाकई में आपको समझना हो कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो जैसे यहाँ पे पानी बह रहा है, मैं 5 लोगों को उठा के लेके गया इस पानी में यहाँ से एक पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो 5 लोगों को उठा के लेके जाने में मान लो मेरे को 1000 जूल का वर्क करना पड़ा, 1000 जूल एनर्जी लगानी पड़ी, तो एक आदमी को लेके जाने में कितना लगाना पड़ा, 200। इसका मतलब वो जो 200 आया ना कि पर पर्सन में कितना एफर्ट लगा रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने, वो ये पोटेंशियल, ये चीज। तो पोटेंशियल यहां से कनेक्टेड है, समझ गए। ये बातें ये इस चैप्टर की नहीं है, ये बातें पहले वाले चैप्टर्स की है, बट जस्ट मैं कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या है आपके पास में, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डेल्टा भी है, ऐसे समझ, पोटेंशियल डिफरेंस, चलेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, डन, ओके। आप एक चैप्टर पढ़ोगे आगे जाके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में यहां से एक इक्वेशन पढ़ते हो आप, क्या इक्वेशन पढ़ते हो, यहां पर ये जो चीज पड़ी है यहां से आप एक इक्वेशन पढ़ते हो, ऐसे वहां पर ऐसे इक्वेशन पढ़ते हो कि ये जो है, जैसे मान लो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख दो मान लो फाई बी, क्या लिख दूं मैं, फाई बी। इस मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो गया तो उसकी जो चेंज रेट है उसको ऐसे लिखा जाता है डी फाई बी अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स की टाइम के साथ में रेट ऑफ चेंज। इसका जो नेगेटिव वैल्यू होता है ये होता है इसके बराबर, किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाता है, ई से लिखा जाता है ऐसे, ये ई कैपिटल ई भी नहीं, ये ऐसे लिखा जाता है ई से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई बी अपॉन डी टी। ये जो है एक इक्वेशन मिलती है, इसको बोलते हैं फेराडेज लॉ।
क्या बोलते हैं, फेराडेज लॉ। ये पूरा चैप्टर आपके इस इक्वेशन के आसपास घूमेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं अभी यहाँ पे, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लाइन इंटीग्रेशन को समझते हैं तो लाइन इंटीग्रेशन में अगर ए वेक्टर की जगह क्या आ गया आपके पास में, ई वेक्टर, तो वो कुछ ना कुछ आपको मीनिंगफुल चीज दे देगा। जैसे यहाँ पे क्या दे दिया आपको, डेल्टा वी दे दिया, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहीं कहीं पे इंफॉर्मेशन किसी और चीज की भी देता है, यहाँ पे फिलहाल ये दे रहा है। और इसको बेस मान के फेराडे ने एक लॉ दिया था, और इसको हम क्या बोलते हैं, फेराडेज लॉ। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। क्योंकि मुझे इक्वेशंस में इनको काम में लेना है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा। जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, तब आपको लगेगा, ये सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको लगेगा मैक्सवेल इक्वेशन अलग है ही नहीं कुछ। गॉस फर्स्ट लॉ, गॉस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो गॉस लॉ है वो क्या हो गया, उसका फर्स्ट इक्वेशन। मैग्नेटिक फील्ड का जो गॉस लॉ है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन। फेराडेज लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पढ़ेंगे वो क्या हो गया, थर्ड लॉ हो गया। और एक और लॉ, उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फेराडेज लॉ। चलेगा। देखो अभी मैं इसमें फाइव बी लिख रहा हूं, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, क्योंकि मुझे अब अलग अलग लिखना जरूरी है दोनों के लिए। खैर ये अपने पास में क्या आ गया, फेराडेज लॉ। ये भी फेराडे लॉ ही है, ये सब कुछ क्या है, इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ ऐसे होती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों कहानियाँ चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अच्छा, लाइन इंटीग्रेशन समझ में आया। लाइन इंटीग्रेशन की मेन बात क्या हुई कि लाइन के ऊपर, लेंथ के ऊपर इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे डी आर या डी एल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ पे डेल्टा भी आ जाएगा, और ये चीज़ है, करेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता हूँ एक बात, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया। अगर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा है, यहाँ पे आ जाता है बी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या आता है ये, बी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रेशन। अच्छा, लाइन इंटीग्रेशन को भी हम क्लोज पाथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्लोज पाथ में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे सर्कल बना दो कि ए से बी तक नहीं जा रहे हैं, वो ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे घूम फिर के वापस से वहीं पे आ रहे हैं। ये जो क्लोज पाथ में लाइन इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसका वैल्यू होता है करंट के प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। जैसे मान लो आपके पास में ऐसे एक तार जा रहा है, इधर से एक तार इधर से जा रहा है, एक तार ऐसे जा रहा है, इन तीनों में कुछ ना कुछ करंट है। क्या है, करंट है। करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ऐसे समझ लो। क्या आ रहा है ये, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट की वजह से। मान लो मैं यहाँ पे एक लूप बना दूँ ऐसे, ऐसे इसके चारों तरफ है, इसके चारों तरफ लूप है। अब इसके चारों तरफ लूप है, इस लूप के ऊपर मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अंदर से जो करंट जा रहा है ना, इस सर्कल के अंदर से, इस क्लोज लूप के अंदर से, उस पर डिपेंड करता है। और उसके डिपेंडेंस के लिए हमारे पास में एक ये फॉर्मूला होता है, बी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करता तो एक कांस्टेंट आता है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, इसको म्यू नॉट लिख देते हैं हम लोग। और आई आता करंट। आई कौन सा करंट है, जो इसके अंदर से जा रहा है, इस सर्कल के अंदर से। मान लो यहाँ से जा रहा है 10 एम्पियर करंट, ये जा रहा है 5 एम्पियर करंट, ये जा रहा है 3 एम्पियर करंट। तो टोटल इस सर्कल के अंदर से कितना करंट जा रहा है, 10 और 5 15, तो ऊपर की तरफ जा रहा है 3, नीचे की तरफ टोटल कितना हो गया 12, तो 12 एम्पियर करंट आएगा ये। तो यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है इस सर्कल के लूप, इस लूप से, सर्कुलर लूप से, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करने वाला ये एक इक्वेशन और होता है, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आप मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये जो है ये कुछ रॉन्ग है, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। एम्पियर ने तो इतना ही बताया था, लेकिन इसी को फिर मॉडिफाई किया था किसने, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल का जो हम लोग ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे,
मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये चीज़ की थी इसने डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से। तो वो जो मॉडिफिकेशन, उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वही फोर्थ इक्वेशन है इसका। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। सेकंड कौन सा है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट। थर्ड कौन सा है? फैराडेज लॉ। और फोर्थ कौन सा है? ये एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफिकेशन वाला जो फॉर्म है वो वाला मॉडिफाइड फॉर्म चलेगा। तो ये चार इसके लॉ नहीं एक्चुअल में इक्वेशंस है, मैं बार बार लॉ बोल रहा हूँ। तो मैक्सवेल के चार इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, करेक्ट है। अब हम चैप्टर चालू करेंगे। ये बैकग्राउंड था इस चैप्टर को समझने के लिए, इतनी बातें आपको आना जरूरी था। तो ये समझ में आ गया, इस पे हमने क्वेश्चन कर लिए। आगे क्या किया हमने? सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन में से हम लोग फ्लक्स पता कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा क्या है? लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन में एक तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, इससे फैराडे का इक्वेशन भी मिलता है अपने को। और दूसरा वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज पाथ में करते हैं, तो अपने को करंट के साथ में इसका रिलेशन मिलता है। और करंट के साथ में इसका रिलेशन मिलता है तो इसके ऊपर भी पूरी कहानी है, जो कि आप पहले मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ लोगे। इसको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिलेट करते हैं। तो करंट फ्लो होने की वजह से, जैसे आप ये देखिए, एक वायर में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो कौन चलता है उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर मान लो मुझे ऐसे निकालना हो कि इसके चारों तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या करते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल के लिए ये निकाल लेते हैं बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट आई। तो हम देख लेते हैं करंट कितना जा रहा है, उस करंट का वैल्यू पुट करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो एक तार जा रहा है, उस तार के चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी दूर, तो उसके लिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पता कर सकते हैं कि तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आई बात समझ? आपने कभी ये देखा, हाई टेंशन लाइंस होते हैं, हाई टेंशन लाइंस के अगर कोई पास में भी चला जाता है, थोड़ा मतलब टच नहीं करता, थोड़ी डिस्टेंस पे भी रहता है, तब भी वो चिपक जाता है, होता ना? ये मतलब उसका इफेक्ट फील कर पाता है। तो वो जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से और इसकी वजह से। और भी मल्टीपल वजह होती है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है वहाँ पे। आई बात समझ? अच्छा, तो इन वायर्स में क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? क्या है? इनमें भी है, इनके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो अपने को फील नहीं हो रहा। समझ गए? उसके लिए अपने को प्रॉपर कंपास लेके देखना पड़ेगा कि आता कि नहीं, तो इफेक्ट आता है। ये फैराडे ने वहाँ पे बताया था, पूरी कहानी है ये पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में। अभी फिलहाल ये समझ लो कि अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, उसमें ये रिलेशन होगा। इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ दिया गया है। डन? इस चैप्टर जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें पढ़ोगे ये, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में वो पढ़ोगे फैराडे लॉ। तो ये चार आपके पास में लॉ या इक्वेशन है, उनको इसने मैक्सवेल ने चार इक्वेशन में समेट लिया। अब हम पढ़ेंगे इसका जो कंटेंट का जो पहला टॉपिक है, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट, और वहाँ से अपनी कहानी चालू होगी इस चैप्टर की पर्टिकुलरली। क्लियर? यहाँ तक जो बताया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो भैया। हो गया? चलो, तो आपने ये म्यू नॉट के बारे में पहले सुना है क्या? अरे म्यू नॉट के बारे में पहले सुना है, अभी तक नहीं सुना? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है इधर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का काम हो इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम ई से लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिख रहे हैं, ठीक है? इधर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी का क्या मतलब है? अरे लड़के बात मत कर। परमिटिविटी का क्या मतलब होता है? परमिटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मीडियम से जा रही है या वैक्यूम से जा रही है, कहीं से गुजर रही है, तो वो मीडियम उसको अलाउ करेगा कि नहीं, कितनी फील्ड लाइंस को जाने देगा या नहीं जाने देगा, या अलाउ कर रहा है तो वो उसको जाने दे रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो मीडियम की वो प्रॉपर्टी है, उससे पता चलता है कि वो परमिट कर रहा है कि नहीं, उसको परमिशन दे रहा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। मीडियम की परमिटिविटी को हम लोग क्या लिखते हैं? ई एम लिख देते हैं, या फिर ओनली ऐसे लिख देते हैं, एप्सिलॉन से लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है,
एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसे होता है क्या? ये एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम और मीडियम का कंपैरिजन करते तो वो रिलेट करके देखते कि कितना किससे दूसरा ज़्यादा है, तो वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो एप्सिलॉन और आर क्या हो जाता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन तो मीडियम का है तो एप्सिलॉन एम भी लिख सकता हूँ मैं, तो ये मीडियम की परमिटिविटी चलेगा। ये ऐसी कुछ बातें इधर भी होती है, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करेगा कि नहीं, तो वो होगा मैग्नेटिक परमिटिविटी। ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक वाले में मैग्नेटिक परमिटिविटी ना बोल के इसके लिए टर्म रेफर किया जाता है परमिएबिलिटी। क्या? परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी जैसे ये वैक्यूम के लिए है तो यहाँ पे आ जाता है म्यू नॉट, ये वैक्यूम के लिए परमिएबिलिटी। जैसे ये मीडियम के लिए होता है तो म्यू एम या म्यू, ये मीडियम के लिए परमिएबिलिटी चलेगा। ऐसे ही ये जो रिलेशन है उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर, मतलब म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा आपके पास में? म्यू अपॉन म्यू नॉट। अरे चलेगा, ये टर्म समझ में आते हैं? ये ऐसे मैग्नेट के लिए भी कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो दूसरी चीज हमने पढ़ी वो फ्लक्स का हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या? क्लोज पाथ में होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका तो हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं तो ये क्यू एनक्लोज्ड आ जाता है, टोटल चार्ज कोई क्लोज सरफेस में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है फाई बी, ये होता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसा होता है। ये वैसे टोटल क्लोज सरफेस में जीरो होता है, वैसे तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अगर एनक्लोज कर दो आप पूरी सरफेस को क्लोज कर दो तो क्लोज सरफेस के लिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। दूसरी चीज लाइन इंटीग्रेशन निकालते हैं इसका, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर या डी एल वेक्टर, ये डेल्टा भी मिल जाता है अपने को ऐसा। और यहाँ से लाइन इंटीग्रेशन निकालते हैं अगर क्लोज पाथ में, लाइन इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का डी एल वेक्टर या डी आर वेक्टर, तो ये क्या होता है अपने पास में? म्यू नॉट आई होता है, ये आई टोटल करंट होता है। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ मिल जाता है यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाता है। तो एक फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, थर्ड इक्वेशन यहाँ से मिलेगी और फोर्थ इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। ये ऐसा है। ये पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले, उसका एसेंस है ये ऐसे समझ लो, उसका कंक्लूजन है। अभी इन चार को समेट के एक दो तीसरी यहाँ से और चौथी इसको मॉडिफाई करके ये चार मैक्सवेल इक्वेशन बनेंगे। गॉट इट? ओके। तो ये चैप्टर चालू होने से पहले ये रिक्वायरमेंट है कि अपने को इतनी बातें आए, ठीक है। इनमें मैं कोई, जैसे किसी को लग रहा है कि यार ये चीज़ें हमारी देखी हुई नहीं है तो ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें अपने कोई खास ज़्यादा काम में आएगी नहीं। इसका रेफरेंस बस इतना सा है कि हमारे, मैं जब मैक्सवेल इक्वेशन बताऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ है और इसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में थोड़ा आपको पता रहे। बाकी तो इस चैप्टर, इस टॉपिक के ऊपर तो पूरी कहानी है, आपका 2 दिन तक क्लास चलेगा, इसमें न्यूमेरिकल से सब कुछ रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर पूरी कहानी है, इसमें तो पूरा चैप्टर है EMI वाला, है ना। चलो आप छाप लो, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था ना? हाँ तो कॉपी कर लो। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, करंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये इतनी बातें जो मैंने सिखा दी, बस मुझे इतना ही चाहिए था कि आपने पढ़ा तो इतना आना चाहिए।
अरे नीचे वाला आपका जो क्लासरूम है उसमें कैमरा नहीं है क्या? खाली इन 2 क्लासरूम में? नेक्स्ट चले क्या? नेक्स्ट। नेक्स्ट। अरे लड़के, डन।
डन।